दोस्तों, क्या आप जानते हैं आजकल किसी पर भी भरोसा करना, खास तौर से उस पर जो अचानक से मिल जाए और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके मन में जरूर होगा। कुछ तो मतलब होगा, क्या पता कि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए आपका इस्तेमाल करे। अब वह समय खत्म हो रहा है जिसमें कोई इंसान दूसरे को भी इंसान समझे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें हर तरह की हदें बस एक चीज के लिए पार कर दी गई थी। आज हम बात करने वाले हैं पायल भाटी एंड हेमा चौधरी केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से। यह दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल पास में पड़ता है। यहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में सुनार वाली गली में एक मकान था। किसी प्रदीप टेलर का मकान था। इसी मकान में एक महिला अपने परिवार के साथ किराए पर रहा करती थी। इनका नाम था हेमा चौधरी। यह शादीशुदा थी और इनका 7 साल का एक बेटा भी था। यह मकान में अपनी माँ, एक बहन और 7 साल के बेटे के साथ रहा करती थी। यह बात साल 222 के दिनों की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी मॉल है। यहाँ पर हेमा चौधरी वैन हुसैन शोरूम में नौकरी करती थी। इनके घर से शॉपिंग मॉल बस 161 किलोमीटर ही दूर था। रोज सुबह में ये नौकरी पर जाती और रात तक घर लौट आती थी। अब तारीख आई 12 नवंबर 2022 की रात के 10 बजे तक हेमा घर लौट आती थी। मगर आज की रात इन्हें घर आने में देर होने लगती है। 10 चौकान बने स्वने और आया, पर इन्होंने अपनी बहन ममतेश को मैसेज किया कि आज घर आने में थोड़ी देरी होगी, गेट खोल देना, अभी सोना नहीं। हेमा का यह मैसेज आने के बाद बहन उनका इंतजार करने लगी। वेट करते करते काफी रात बीत जाती है। 12 से 1 बज गया। घर आने में इतना लेट कभी हेमा को होता नहीं था। अब ममतेश ने हेमा को कॉल लगाना शुरू कर दिया, मगर उनका फोन रहस्यमय तरीके से स्विच ऑन ऑफ हो चुका था। इससे बहन को थोड़ी हैरानी हुई और चिंता भी हो रही थी, आखिर बहन कहाँ रह गई, ऐसा कौन सा काम आ गया। अब बहन ने हेमा के साथ काम करने वाले उनके कलीग्स को कॉल लगाया, उनके फ्रेंड्स को जानने वालों से पूछा। सबका कहना था कि हेमा तो 10 बजे के आसपास मॉल में ड्यूटी खत्म होने के बाद चली गई थी। यह सब सुनकर बहन की चिंता और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे सुबह हुआ, 13 नवंबर की तारीख आ गई। अभी तक हेमा घर लौटी नहीं थी। इनका कहीं भी नामो निशान नहीं था। अब मां को भी पता चल गया कि बेटी घर नहीं आई है। सभी परेशान होने लगे। अब इन्होंने अपने रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया। जो भी इनको समझ में आ रहा था, हेमा का पता करने के लिए वह सब कुछ यह कर रहे थे। कुछ लोग गौर सिटी मॉल में भी जाकर बात करते हैं, मगर हेमा का कहीं भी सुराग नहीं मिल रहा था। इधर जो इनका 7 साल का बेटा था, वह भी मां को ढूंढने लगा, रोने लगा। इसको बताया गया कि तुम्हारी मां किसी काम से गई है, जल्दी ही लौट आएंगी। अब बच्चे से क्या ही बोलेंगे। 1-2 दिनों तक हेमा के परिजन उसे ढूंढने का काफी प्रयास करते हैं। अंतिम में थक हार कर हेमा की जो बहन थी ममतेश, इन्होंने 15 नवंबर को पत्र लिखकर बिसक पुलिस स्टेशन के जो प्रभारी निरीक्षक थे, उनको तहरीर दी। सब कुछ डिटेल में बताया। उसकी कद काठी कपड़े कैसे पहन रखे थे, कब कितने बजे ड्यूटी पूरी होती है, उसकी कब घर आती है। सब कुछ। इनकी बहन लापता हो गई है, उसकी तलाश करने की कृपा करें। बिसक थाने की पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और अपनी छानबीन शुरू कर दी। मां चौधरी का मूल रूप से घर हाथरस डिस्ट्रिक्ट के सादाबाद में था। यह पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी और आगे पढ़ना भी चाहती थी, मगर कम उम्र में ही घर वाले इनकी शादी करा देते हैं। इनकी शादी मथुरा के छोली निवासी विष्णु चौधरी से साल 2012 में हुई थी। शादी के बाद यह हाथरस से मथुरा चली गई। अपने ससुराल शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, मगर फिर पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ने लगे। इनका पति इन्हें मारने पीटने लगा, प्रताड़ित करने लगा। फिर 2014 में हेमा अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। उस समय यह गर्भवती भी थी। आगे इनका एक बेटा होता है। बच्चे के जन्म के बाद जब हेमा के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां बढ़ गईं, तो ये नौकरी की तलाश में ग्रेटर नोएडा आती है और गौर सिटी मॉल में जॉब करने लगी। इन्होंने अपनी बहन, मां और बच्चे को भी ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में बुला लिया। ये लोग अपना हंसी खुशी यहीं पर रह रहे थे, मगर फिर अचानक से 12 नवंबर की रात ड्यूटी पूरी होने के बाद हेमा लापता हो गई। उनका टाइम से ही ड्यूटी पूरा हो गया था। फिर भी उन्हें कौन सा काम आ गया जिसको लेकर बहन ममतेश को मैसेज किया था कि थोड़ा लेट होगा। अब पुलिस ने हेमा का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन वगैरह निकालनी शुरू कर दी। इसी बीच गौर सिटी मॉल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी एग्जामिन करना शुरू किया। मॉल से निकलने के बाद आखिर हेमा कहाँ गई, किसके साथ गई। 12 नवंबर की रात 10 बजे के आसपास जब सबकी ड्यूटी पूरी हो गई,
छुट्टी हो गई स्टाफ की। उसके बाद के फुटेज देखे जाने लगे। हेमा के परिजन भी अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वह कहाँ गई होगी, कहाँ जा सकती है। छानबीन करते करते पुलिस को गढ़ सिटी मॉल के पास लगे एक कैमरे की फुटेज मिलती है। इसी फुटेज में हेमा चौधरी स्पॉट हुई। इसमें दिखा कि हेमा एक नौजवान आदमी के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रही है यह टाइम 10:30 के आसपास का था। यह बाइक पर नोएडा के दादरी इलाके की तरफ जाते हुए नजर आई। पुलिस इसी के अनुसार आगे की फुटेज निकलवा कर और एग्जामिन करती है। जिन जिन रास्तों पर यह बाइक गई थी वैसे यह बाइक वाई ब्रांड के एफजेड लग रही थी। पुलिस ने जो हेमा की सीडीआर निकाली उसमें सबसे आखिरी बार कॉल एक नंबर पर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुमशुदगी वाले दिन करीब 4 बार इस नंबर पर कॉल आए गए थे। सबसे आखिरी बार जो इस पर कॉल हुआ था वह रात के 11 बजे के आसपास का था। हेमा ने खुद ही उस नंबर पर कॉल किया था। अब यह नंबर आखिर है किसका, पुलिस इसकी डिटेल निकालती है। यह था अजय कुमार ठाकुर नामक एक आदमी का। अब यह अजय कौन है? पुलिस ने हेमा के परिजनों से इसके बारे में पूछा, मगर इन्हें अजय नाम के आदमी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। पुलिस ने जब हेमा की पुरानी कॉल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि अजय किसे बस पिछले कुछ ही दिनों से बातचीत हो रही थी। लगभग एक हफ्ते से क्या हेमा इसी आदमी के साथ बाइक पर बैठकर गई थी उस रात? अगर ऐसा हो भी तो टाइमिंग के अनुसार जब आखिरी बार हेमा के फोन से अजय को कॉल किया गया था तो दोनों साथ में ही रहे होंगे। फिर हेमा ने अजय को कॉल क्यों किया? हेमा के लास्ट लोकेशन चेक करने पर सामने आया ग्रेटर नोएडा के पास दादरी थाना क्षेत्र के बड़पुरा गांव में इसी लोकेशन पर आकर हेमा का फोन स्विच ऑफ हुआ था। पुलिस ने जब अजय की लास्ट लोकेशन चेक की तो देखा कि जब हेमा उस आदमी के साथ बाइक पर बैठकर दादरी इलाके में आई उस दौरान अजय की लोकेशन भी हेमा के साथ दिख रही थी। इसकी भी लोकेशन हेमा के लास्ट लोकेशन यानी बड़पुरा गांव में दिखी। इसका मतलब था कि सीसीटीवी कैमरे में जो एफजेड बाइक पर सवार वो आदमी दिखा वह अजय ठाकुर ही था। ये सब चीजें करने धरने में कई दिन गुजर जाते हैं। अभी तो बस शुरुआत है। यह मामला और भी पेचीदा होगा। अब बिसक थाने से पुलिस की एक टीम दादरी थाना क्षेत्र के बड़पुरा गांव में पहुंचती है जहां हेमा की लास्ट लोकेशन मिली थी। खोजबीन करते करते पुलिस एक घर पर पहुंचती है। यहां पर लोगों से पूछताछ की गई। इन्हें हेमा चौधरी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। वह कौन है और यहां घर पर क्या करने के लिए आएगी? गांव में किसी को भी हेमा के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने अजय ठाकुर के बारे में पूछा तो इन्हें एक अजीब सी भयानक घटना के बारे में पता चलता है। पता चला कि अजय ठाकुर बड़पुरा गांव के इस घर में रहने वाली एक लड़की पायल भाटी का प्रेमी था। दोनों करीब 2020 से एक दूसरे से प्रेम करते थे। यह है जो कि उसने अन्न को समाप्त करने से पहले लिखे थे। इसमें लिखा था कि पूरी तलते टाइम गर्म तेल से इसका चेहरा बुरी तरह से जल गया। अब समाज में इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, इसलिए कलाई की काट कर यह अपने जीवन को समाप्त कर रही है। नोट के नीचे अपना नाम भी लिखा, पायल भाटी गुज्जर। वैसे इस तरह के केसेस में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, मगर यहाँ पर पायल के घर वालों ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसी दिन पायल का अंतिम संस्कार भी कर दिया। 21 नवंबर को उसकी 13वीं भी कर दी। आगे पता चला कि पायल कई दिनों से परेशान भी रह रही थी। पायल के दादाजी का कहना कहना था कि वो अजय से शादी करना चाहती थी, मगर ये लोग उसका रिश्ता कहीं और देख रहे थे। वो भी एक कारण हो सकता है। ऊपर से 17 मई 2022 को पायल के माता पिता राकेश देवी और रविंद्र कुमार इन्होंने जहरीला पदार्थ कंज्यूम करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उस घटना ने भी पायल को अंदर से तोड़ दिया था। यह दुखों में डूब चुकी थी। अब 12 नवंबर की रात पायल ने अपने जीवन को समाप्त किया। उसी रात से ही हेमा चौधरी भी लापता है। अजब ये कहां पर होगा? वैसे अजय ठाकुर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले महापारागीर इलाके का रहने वाला था। उसके बारे में और भी छानबीन करने पर सामने आया कि ऑलरेडी मैरिड है। इसके 2 बच्चे भी हैं। इसका परिवार तो यहाँ गांव में रहता है, मगर वह नोएडा में रहता था और किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अजय भी 12 नवंबर के बाद से लापता है। इसके परिवार को लगा कि अजय का नोएडा में किसी ने कत्ल कर दिया। इसको लेकर 14 नवंबर को सिकंदराबाद थाने में इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, मगर उसका कत्ल हो गया। इसका कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने पहले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की और तफ्तीश कर रही थी। ऐसे 14 नवंबर को अजय का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुआ और 15 नवंबर को हेमा चौधरी का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुआ। अजय ठाकुर तो ऑलरेडी मैरिड था। फिर यह हेमा का क्या लगता था, उसको कहां पर लेकर गया? अजय के घर वालों को भी हेमा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल और उलझनें थी। सारे सवालों का जवाब अजय ठाकुर से ही पता चल सकता था, मगर वह है कहां पर उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने अपने सभी घोड़े खोल दिए।
मुखबिर को एक्टिव कर दिया। अजय के फोन की लोकेशन वापस से चेक की जाने लगी। कहां कहां पर यह एक्टिव है। इसकी लोकेशन लगातार ट्रेवल कर रही थी, यानी यह आदमी जीवित है। इसके आगे की कॉल डिटेल भी देखी जाने लगी। आखिर ये किससे किससे बात कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को करीब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। इन्हें जगह जगह से मुखबिर द्वारा टिप मिलता था, लेकिन जब तक ये पहुंचते हैं अजय ठाकुर निकल जाता। यह आदमी बुल शहर के बूढ़ चौराहे के पास बीसा कॉलोनी में रह रहा था। जब तक पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, उस जगह से यह गायब हो गया। इसी दौरान अजय के एक दोस्त का पता चलता है, जिससे हाल के दिनों में अजय मिला था। अब पुलिस ने उसी दोस्त को उठाया। उसके जरिए पुलिस अजय को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है। इसी बीच 1 दिसंबर 2022 को भी पुलिस को मुखबिर से टिप मिलता है, जिसके आधार पर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के 4 मूर्ति गोला चक्कर रोड पर नाकाबंदी करके वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। इसी 1 दिसंबर के दिन यहीं से अजय ठाकुर पकड़ा जाता है। यह अपनी एफजेड बाइक से था। इसी बाइक के पीछे एक लड़की भी बैठी हुई थी, मगर यह लड़की हेमा चौधरी नहीं लग रही थी, बल्कि कोई और ही थी। अब पुलिस दोनों को ही लेकर बिस्क थाने पहुंचती है और पूछताछ शुरू करती है। यह जो लड़की थी, इसका नाम था पायल भाटी गुज्जर। वही लड़की जिसका चेहरा गर्म से जला था, जिसने खुद के जीवन को समाप्त कर लिया था। इसके भाई ने दाह संस्कार भी कर दिया था। यह लड़की यहाँ पर जिंदा है। यह सब कुछ देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। जब पायल के भाइयों को और बाकी लोगों को इसके बारे में पता चला, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जब ये लड़की यहाँ पर जिंदा खड़ी है, तो अंतिम संस्कार किसका किया गया था। ये लोग पुलिस से आखिर क्यों छिपा रहे थे, इन्होंने ऐसा क्या किया। हेमा चौधरी कहाँ पर है। अजय ठाकुर तो पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, मगर पायल भाटी सब कुछ बताना शुरू कर देती है। पायल भाटी दादरी थाना क्षेत्र के बड़पुरा गांव में अपने माता पिता, 2 भाई भाइयों और बाकी परिवार के साथ रहा करती थी। खुशहाल जिंदगी थी। पायल भाटी अपने माता पिता से भी बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। इसके पिता रविंद्र कुमार मीडिया संस्था से जुड़े हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायल इकलौती बेटी थी और इसके 2 भाई थे। एक भाई का नाम था अरुण। उसकी शादी की उम्र हो रही थी, शादी करानी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पैसों की घर में किल्लत होने लगी। शादी का खर्च या रेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसमें ही एक बिचौलिया आया जिसका नाम था सुनील। वैसे सुनील पायल के बुआ का लड़का था, यानी कजन था। यही पायल के भाई अरुण की शादी कराने में बीच की पार्टी था। पायल के माता पिता को यह करीब लाख देता है। अरुण की शादी में खर्च करने के लिए इसने रिश्ता लगवाया था। अब अरुण के स्वाति नामक एक लड़की से शादी होती है। शादी के पहले तो ये एक हंसता खेलता परिवार था, मगर अरुण की जब स्वाति से शादी हुई, उसके बाद से घर में अलग अलग दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सुनील ने जो पैसे उधार दिए थे, वो उसे अचानक से मांगने लगा। पायल के माता पिता थोड़ा टाइम मांगते हैं लौटाने के लिए, मगर सुनील पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगा। पायल के माता पिता को खरी खोटी सुनाने लगा। इधर जो बहू स्वाति थी, वो अपने ससुर जी यानी पायल के पिता पर झूठा इल्जाम लगाने लगी। उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगी। दुष्कर्म का झूठा केस करने की धमकी देने लगी। इन सब से पायल के माता पिता काफी परेशान रहने लगे। यह इन मानसिक तनाव को झेल नहीं पाते हैं, जिसके बाद इन्होंने 17 मई 2022 को जहरीला पदार्थ कंज्यूम करके स्वयं के जीवन का कर लिया। इस चीज से पायल और उसके भाई को बहुत बड़ा झटका लगता है। पायल के परिजनों के अनुसार पायल ने एक आंसू नहीं बहाए थे। अपने माता पिता की मृत्यु पर ना ही किसी से कुछ बात किया। लोगों ने समझा कि पायल को सदमा लग चुका है। इसी बीच ही इसे और इसके भाई को अपने माता पिता द्वारा लिखित एक लेटर मिलता है, जिसमें उन्होंने सारी वजह बताई थी अपने जीवन मत करने की। इन्हें कर्ज से और बह के झूठे इल्जाम से मानसिक तनाव हो गया था, जिसके बाद ऐसा कदम उठाया। अब भाई अरुण और पायल दादरी थाने में जाकर उसी नोट के आधार पर आईपीसी सेक्शन 306 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। 4 लोगों के ऊपर इनमें थे कजन भाई सुनील, अरुण की पत्नी स्वाति और स्वाति के 2 भाई कस्कर और गोलू। इन्हीं चारों ने ही माता पिता को उनके को समाप्त करने के लिए उकसाया था, मानसिक तनाव दिया था। अरुण के अनुसार पुलिस ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया। वहीं दादरी पुलिस का कहना है कि उन्होंने पायल के माता पिता का सारा सैंपल और उनके द्वारा लिखित नोट को फोरेंसिक लैब भिजवा दिया है जांच के लिए, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। इन्होंने चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी थी फिलहाल। तो वो चारों अग्रिम जमानत पर बाहर हैं। पायल इन्हीं चारों को अपने माता पिता का कातिल मानती थी। यही उनके खिलाफ काफी ज्यादा आवाज उठा रही थी। पायल इनके छूटने के बाद इतना डिप्रेस्ड हो गई कि इसने अपने हाथ का नाटकर जीवन को समाप्त करने की कोशिश की। इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर इसको बचा लेते हैं। इसके बाद ही पायल ठान है कि अब उन चारों का कत्ल करना है।
कानून से इसका भरोसा उठ गया। अब यह खुद उनको सजा देगी। अब इसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। टीवी सीरियल, सोशल मीडिया पर न्यूज, क्राइम डॉक्यूमेंट्री सब कुछ देखने पड़ने लगी। इसने अपने बॉयफ्रेंड अजय भाटी को भी बताया कि इसे अपने माता पिता का बदला लेना है। पायल ने अजय से कहा कि अगर ये साथ दे तो ये तुमसे आगे चलकर शादी कर लेगी। अजय भी प्यार में पागल था, मान जाता है। पायल ने सोचा कि सबसे पहले यह खुद के जीवन समाप्त करेगी। इसको दुनिया की नजरों में मना होगा। तभी ये सुनील, स्वाति, कस, केंद्र और गोलू को खत्म करेगी। अगर ऐसे ही उनका कत्ल किया तो पुलिस उसको पकड़ सकती है, क्योंकि यही मेन सस्पेक्ट होगी। यही उन्हें सजा दिलाने के पीछे पड़ी है। अब पायल ने अजय से कहा कि इसके जैसी कद काठी वाली, रंग रूप वाली लड़की की तलाश शुरू करो। खुद भी ये ढूंढना शुरू कर देती है। पायल ने पहले एक लड़की को चुना जो कि इसकी कद काठी, रंग रूप वाली थी। उसका डर करने का प्रयास भी किया, मगर यह कामयाब नहीं होती है। ऐसे ही टोटल 3 लड़कियों को ढूंढती है, मगर सभी की सभी बच गईं। अब पायल ने सोशल मीडिया की ओर रुख किया। वहां पर भी लड़कियां ढूंढने लगी। कॉल गर्ल्स को भी देख रही थी, क्योंकि उनको पैसे देकर अजय के जरिए आसानी से बुला सकती थी। पायल को बस अपनी जगह पर किसी को शो बनाना था, ताकि लोग समझे कि यह पायल है। ऐसे करते करते टोटल 18 कॉल गर्ल्स को पायल ने चुने थे। अजय को उनके बारे में बताया। अजय उनसे एक एक करके बात करता है, उनको मनाने की कोशिश करता है, बुलाता है। उन्हें 40 से 50,000 रुपए भी ऑफर किए, मगर कोई भी ऐसी लड़की गांव में आने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे देहात में उनको नहीं आना है। वह बस बड़े शहर में रहेंगी, होटल वगैरह में आएंगी। मगर यहाँ पर पायल को घर लाकर कांड करना था, ना कि किसी होटल में। यह सब प्लान फेल होते जा रहा था। नवंबर 2022 के शुरुआती हफ्ते में अजय अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गौर सिटी मॉल में जाता है। वहां पर इसने हेमा चौधरी को देखा, जो कि बिल्कुल पायल भाटी जैसी लग रही थी। अजय उसे देखकर समझ गया कि यह लड़की यहां पर काम करती है। अब इसने पायल को शॉपिंग मॉल बुलाया, उसको लड़की दिखाई। पायल भी उसको सिलेक्ट कर लेती है कि यही शिकार बनेगी। अब इसके बाद अजय ने हेमा से बातचीत शुरू की, उससे दोस्ती की। कथित तौर पर हेमा ने अजय को एक दोस्त के तौर पर अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी बता दिया था कि इसका 7 साल का एक छोटा सा बेटा है। उसके अच्छे भविष्य के लिए ये यहाँ पर जॉब कर रही है, उसको अच्छे स्कूल में भेजना है। इसके बहुत सारे सपने हैं बेटे के लिए। इन सब के बावजूद भी अजय ने हेमा को ही टारगेट बनाया, जबकि उसका एक बेटा था छोटा सा। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। हेमा को कुछ पैसे चाहिए थे, लगभग 10,000 की जरूरत थी। अजय कहता है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। ये हेमा को अपने भरोसे में लेने की तमाम कोशिशें करता है। इसने पायल की मुलाकात भी हेमा से कराई, बताया कि दोनों जल्दी ही शादी करेंगे। हेमा को लगा कि इसको 2 दोस्त मिल गए हैं। इधर अजय और पायल को लगा कि इन्हें अपना शिकार मिल गया। अब पायल कत्ल का दिन चुनती है। 12 नवंबर का अजय ने पायल को बुलंदशहर से लाकर 20 नींद की गोलियां दी। यह प्लान में था। अजय हेमा से कॉल पर भी बातचीत करने लगा था। पायल से डिस्कशन करने के बाद अजय ने हेमा को कॉल करके बोला कि 12 नवंबर को ड्यूटी करने के बाद पायल के घर पर चलना है। अबे 10,000 देने के लिए वहां पर बुला रहा था, या फिर दोस्तों के साथ बैठकर डिनर करने के लिए, यह तो कंफर्म नहीं है। मगर इसने ऐसा रीजन दिया कि हेमा मान जाती है, मना नहीं कर पाई। उधर पायल ने 12 नवंबर की रात में नींद की गोलियां पीसकर आटे में मिला दिया और पूरी बनाया। जानबूझकर यह पूरी बनाती है ताकि वह चेहरा चलने वाला नाटक कर सके। पायल के घर पर कुछ किराएदार भी थे। पूरी उनको भी बना बनाकर खिलाया। जो लोग भी घर पर आते जाते थे, सबको बनाकर खिलाया, ताकि प्लान में कोई बाधा ना बने। रात को 11 बजे के आसपास अजय हेमा को अपनी बाइक पर बिठाकर पायल के घर पर लाता है। अब तक घर में सभी लोग पूरी खाकर गहरी नींद में सो गए थे। हेमा जब घर पर आई तो उसे पायल अच्छे से मिलती है। इसके बाद अजय हेमा को लेकर टेरेस पर जाता है। पीछे से पायल भी चाकू लेकर ऊपर पहुंची। पायल के आते ही अजय ने हेमा को पकड़ा। फिर पायल ने चाकू हेमा के गले पर चला दिया। वो वहीं टेरेस पर कोने में गिर जाती है। पायल ने उसके कलाई पर को चलाया, जब उसके माता पिता ने अपना जीवन समाप्त किया था। उसके बाद इसने भी अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की थी। अपने कलाई का काटकर वो निशान अभी भी पायल के हाथ में था। उसी जगह पर ही पायल ने हेमा के हाथ पर चाकू चलाया। यह पूरी तरह से प्लानिंग करके तैयार थी। हर चीज इसने सोच रखे थे। उस निशान के अलावा कहीं और चलाती तो शायद घर वाले शक कर सकते थे, आज ये शव पायल का नहीं है। कत्ल करने के बाद पायल ने गर्म तेल लाया और हिमा के चेहरे उड़ेला, गर्दन पर भी डाला जहां पर चाकू चलाए थे, ताकि उसका निशान मिट जाए। लगे कि सच में यहां पर जीवन समाप्त किया गया है। कत्ल नहीं है, बस केवल कलाई का ही कट साफ दिखे। पायल पहले से ही अपने जीवन को करने वाला लेटर लिखकर तैयार रखी थी। उसको ऐसी जगह पर प्लांट करती है जहां से आसानी से मिल जाए।
कोई भी उठाकर पढ़ ले। पायल ने अपने कपड़े चेंज किए और उस टाइम जो कपड़े इसने पहने हुए थे उसको हेमा को पहना दिया। अपनी सारी ज्वेलरी भी उसको पहना है। सब कुछ ये करती है जिससे लगे कि ये पायल का शो है। उसके बाद ये हेमा के कपड़े उसके सभी सामान लेकर अजय के साथ उसके बाइक से चली गई। आगे सुबह में पायल के परिजनों ने शव देखा। उन्हें लगा कि यह पायल है। चेहरा तो ऑयल से लग चुका था, पहचानने लायक नहीं था, लेकिन उसके पास जो सामान मिले थे वो सभी पायल के थे। इससे ही लगा कि वो घर की बेटी है। इसके बाद बिना पुलिस को इन्फॉर्मेशन शहर के बूढ़ चौराहे के पास नाले में हेमा के कपड़े को फेंक देते हैं, मगर उसके पर्स और बाकी सामान अपने पास रखें। आपको जैसा पहले बताया कि जब हेमा अजय के साथ थी, उस साथ फिर इसने अजय को कॉल क्यों किया? दरअसल तब तक उसका कत्ल हो चुका था, मगर उसी दौरान अजय का फोन भी कहीं गिर गया था। अंधेरे की वजह से यह ढूंढ नहीं पा रहा था। फिर उसने जल्दबाजी में हेमा के फोन से अपने फोन पर कॉल किया और फोन ढूंढा। जब हेमा बाइक पर थी, तभी इसने बहन को मैसेज किया था कि घर आने में लेट होगा। अजय और पायल भागकर बीसा कॉलोनी गए। वहां पर किराए का कमरा लेकर रहने लगे। अब प्लान का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका था। बारी थी मेन काम करने की, यानी चारों का कत्ल करने की। इसके लिए पायल ने देसी तमंचा और कुछ कारतूस भी खरीदे। अजय के साथ इन्होंने 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली। उस दौरान पायल को नहीं पता था कि अजय ऑलरेडी मैरिड है। उसके 2 बच्चे हैं और ऊपर से ये सेम कास्ट का है, जबकि यह अजय भाटी नहीं बल्कि अजय ठाकुर है। इसने शादी और बच्चों की बात पायल से छिपाई थी। इनके निशानदेही पर पुलिस ने हेमा की घड़ी, 2 मोबाइल, एफ से उसके पर्स के अंदर से कुछ कपड़े, हेयर क्लिप, इसके अलावा कत्ल में यूज किया गया चाकू, खरीदा हुआ तमंचा, 8 कारतूस पायल और अजय के मैरिज सर्टिफिकेट, वो बाइक, इसके अलावा भी कई चीजें बरामद की गई। पुलिस को एक रजिस्टर और पेन भी मिलता है जिस पर पायल नोट लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी। पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन भी किया, कैसे कैसे इन्होंने कांड को अंजाम दिया था। फॉरेंसिक टीम पायल भाटे के घर पर पहुंची जहां पर हेमा का कत्ल किया गया था। हैरानी की बात है कि फॉरेंसिक टीम को वहां पर सीढ़ियों के पास से रक्त के कुछ सैंपल्स मिले, बाल के कुछ टुकड़े मिले। यह भी पुलिस को पता चला कि पायल और अजय ने ग्रेटर नोएडा के जर्श में रहने वाले कजन भाई सुनील के घर की 3 बार रेकी की थी ताकि कत्ल कर सके, मगर इससे पहले पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पायल ने 5 कत्ल का प्लान बनाया था। 5वां अजय ठाकुर था, क्योंकि इस आदमी ने झूठ बोलकर शादी की थी, धोखा दिया था। सबका कत्ल करने के बाद पायल फिर से आर्मी भर्ती का फॉर्म भरती, उसकी तैयारी करती। अगर पुलिस पायल को पकड़ने में लेट हो जाती तो अब तक 5 कत्ल हो चुके होते। पायल का कहना था कि उन चारों की वजह से एक बेगुनाह लड़की हेमा का कत्ल करना पड़ा। अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती, कानून उनको सजा देती, तो शायद ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता और हेमा जिंदा होती। हालांकि हेमा के परिजनों का कहना है कि उनके कातिलों को फांसी होनी चाहिए। तो अब कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।